केवल प्रॉपर्टी की कीमत चुका देने से आप उसके ओनर बन जाते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी की सेल के लिए सिर्फ पैसा देना ही पर्याप्त नहीं है। तो सेल कब कंप्लीट होती है और ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? सेल सिर्फ कीमत का लेन देन नहीं है, बल्कि ओनरशिप का लीगल ट्रांसफ़र है। सेल या एग्रीमेंट टू सेल डिफरेंस जानना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल हो गया है तो क्या बायर उस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया? यह सवाल सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क बताता है। सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ ट्रांसफ़र का प्रॉमिस होता है। कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम में आंसर भी परफेक्ट हो, आज समझेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल का पूरा कंसेप्ट। सेक्शन 54 एसेंशियल्स, डिफरेंस और इम्पॉर्टेंट केस लॉज। तो आइए फॉर्मल तरीके से अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो टीपीए में जब सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसफ़र की बात की थी, तो हम लोगों ने कुल 6 प्रकार के ट्रांसफ़र की बात की थी, और उन्हीं ट्रांसफ़र्स में से एक ट्रांसफ़र आपका है सेल। तो इस सेल को आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे और इस सेल से एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग सेल के बारे में अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि जनरली किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो डिफाइन सेल एंड इट्स एसेंशियल्स एलिमेंट्स, यानी कि विक्रय को परिभाषित करिए और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। हाउ कैन सेल ऑफ रिवर्जन बी इफेक्टेड, यानी रिवर्जन का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे प्रभावी होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि विक्रय और विक्रय के करार में अंतर करिए। तो इस रूप में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। अब इसके बाद अगर हम लोग धारा की परिभाषा को देखने की बात करें, धारा 84 की, और ये पूरा जो प्रोसेस है आपका सेल का, ये कर क्या रहा है कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी जो स्वामित्व है इसको सेल के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। और किस लिए ट्रांसफ़र किया जाता है? प्राइस के लिए, यानी कंसिडरेशन जो होगा उसका प्राइस होगा। और ये कंप्लीटेड सेल होता है जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। और जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है, यानी एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो बेसिक हमने जाना, अब एक एक करके आगे चल के देखते हैं। तो सेक्शन 54 का जो पहला पैरा है वो सेल के बारे में बता रहा है, और जो लास्ट पैरा इसका है वो एग्रीमेंट टू सेल और उसके इफेक्ट की बात करता है। तो सबसे पहले पैरा एक देखते हैं कि सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस टू पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस। तो इसका मतलब कि मूल्य के बदले में, कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण ही विक्रय है, और ऐसा प्राइस दिया जा सकता है और उसके लिए प्रॉमिस किया जा सकता है, या उसका कुछ पार्ट दिया जा सकता है और कुछ पार्ट के लिए प्रॉमिस किया जा सकता है। इसका मतलब कि विक्रय के समय मूल्य दिया जाना हमेशा आवश्यक नहीं है। अब इसका बिल्कुल सरल उदाहरण अगर हम लोग लें तो मान लीजिए ये व्यक्ति ठेले पर फल बेच रहा है। यहाँ ये ठेले पर लेकर के फल बेच रहा है, आप जाते हैं उसके पास और उससे उसका रेट पूछते हैं, वो बताता है, आप उसका पैसा देते हैं और वो व्यक्ति आपको सामान दे देता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये हुआ विक्रय, यानी अब फल देने के बाद वो आपको उस फल के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। वो फल पूरी तरह से आपका है, वो आप जो मर्जी उस फल के साथ करें। और ओनरशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो ओनरशिप का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे राइट्स, यानी बंडल ऑफ राइट्स पूरे आपने उस व्यक्ति को दे दिया, सामने वाले व्यक्ति को। अब इसके अगर एसेंशियल की बात करें और इसके अपने शब्दों में मीनिंग की बात करें हम लोग, तो ए सेल इज ए कंप्लीटेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई वन लिविंग पर्सन टू अनदर फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी प्राइस के बदले में आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो कभी भी एसेंशियल एलिमेंट कहाँ से आते हैं? तो उन्हीं धाराओं को जब इनके एक एक टर्म्स को आप अलग कर लेते हैं तो यही उसके एसेंशियल्स बन जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस बात का ट्रांसफ़र हो रहा है? ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसके एक्सचेंज में हो रहा है? तो प्राइस के एक्सचेंज के लिए हो रहा है। ये प्राइस पेड हो सकता है या उसका प्रॉमिस हो सकता है, इसका पार्ट पेड हो सकता है या पार्ट प्रॉमिस हो सकता है। तो इन्हीं बातों से आप एसेंशियल्स निकालते हैं और उससे जुड़ी हुई दूसरी धाराओं से आप लेते हैं एसेंशियल्स, प्लस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी कभी कभी एसेंशियल्स हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ एसेंशियल्स इसके क्या होने चाहिए? देयर मस्ट बी टू पार्टीज,
यानी जो एक व्यक्ति होगा जो प्रॉपर्टी दे रहा होगा, जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा, उसे हम यहाँ पे सेल वाले ट्रांजैक्शन के लिए सेलर नाम देते हैं, और जो व्यक्ति ट्रांसफ़र यानी जो प्रॉपर्टी पा रहा होगा उसे हमने नाम दिया बायर। तो एक क्रेता होगा, एक विक्रेता होगा, और हमेशा होना ही चाहिए, एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में एक ही व्यक्ति अपनी दूसरी पोजीशन में ट्रांसफरर भी होता है और अदर पोजीशन में वो ट्रांसफरी भी होता है। तो ऐसा एक्सेप्शन को छोड़ के हमेशा दो पार्टीज होनी चाहिए, यानी सेलर और बायर। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, और ये कॉम्पिटेंसी वाली बात आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? सेक्शन 7 से लेके आ रहे हैं, यानी टीपीए की सेक्शन 7 और सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके आ रहे हैं। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 11 की बात करें आप, तो उसके अनुसार मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ। तो इस तरह के व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। और दूसरा व्यक्ति कैसा कॉम्पिटेंट होना चाहिए? उसके पास टाइटल होना चाहिए या ट्रांसफ़र के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। यानी यहाँ ठेला वाला एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति यहाँ पे कोई सब्जी या फल बेच रहा है, और उसके बगल में एक दूसरा ठेला है, और यहाँ जो दूसरा ठेला वाला है वो व्यक्ति मान लीजिए कहीं गया हुआ है, तो उसने इस ठेले वाले से कहा कि भैया अगर कोई आएगा तो मेरा सामान तुम बेच देना, ये रेट है और इतना पैसा ले लेना। तो इसका मतलब उसने अथराइज कर दिया। आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जाते होंगे, बगल के ठेले का सामान आपको चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, तो दूसरा ठेला वाला भी वो सामान आपको दे देता है। तो ये उसने अथराइज कर दिया। तो ये सरल भाषा में समझने के लिए आपने देखा। हालांकि टीपीए में सेल कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है, हम लोगों ने केवल इसे उदाहरण के लिए देखा। यानी टीपीए में ट्रांसफ़र क्या होगा? बिल्डिंग होगी, लैंड होगा, या बिल्डिंग से अटैच जो दूसरी चीज़ें उसने आपने परमानेंट उसके यूज़ के लिए अटैच किया होगा वो चीज़ें, या इन इमूवेबल प्रॉपर्टी से राइज होने वाले बेनिफिट्स। द बायर मस्ट आल्सो बी लीगली कॉम्पिटेंट, यानी बायर का भी कभी कभी कॉम्पिटेंट होना आवश्यक है। यानी हर हाल में बायर की कॉम्पिटेंसी बिल्कुल इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह का बायर की भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, और एक बात यहाँ पे हम लोग बायर के बारे में जान लें कि जैसे एक्शनेबल क्लेम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि कोर्ट के ऑफिसर, एडवोकेट या जजेस जो होंगे वो एक्शनेबल क्लेम के लिए ट्रांसफरी नहीं हो सकते। तो यानी वहाँ पे रोक लगा दी गई, तो वो ट्रांसफरी अब कॉम्पिटेंट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी जो सेल में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस बात के लिए हो रहा है? ओनरशिप के लिए हो रहा है। यानी ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम लोगों ने सेक्शन 7 में बात की थी तो वहाँ हम लोगों ने लिमिटेड ट्रांसफ़र और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र की बात की थी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि फल वाले ने जब आपको फल बेच दिया तो फिर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता, और उसने अपना पूरा अधिकार दे दिया। तो इसी बात को आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। और ये किस बात के लिए एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है? ओनरशिप के लिए। ओनरशिप इंक्लूड्स राइट टू पजेस, यानी कब्जा करने का अधिकार, रखने का अधिकार, राइट टू एंजॉय, उसको उपयोग करने का अधिकार, राइट टू एलिनिएट यानी किसी दूसरे को देने का अधिकार, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स यानी दूसरों को उससे वंचित करने का अधिकार, सभी कुछ इसमें शामिल होता है ओनरशिप में। और ये सब एक साथ दे दिया गया, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अनलाइक लीज और मॉर्गेज, ओनरशिप इज़ परमानेंटली ट्रांसफर्ड, यानी मॉर्गेज में और लीज में ओनरशिप नहीं दी जाती है, लेकिन ये भी अपने आप में ट्रांसफ़र है। ये लिमिटेड ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इसका? मस्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सेल में जैसा मैंने ऊपर कहा कि हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी सीन में आएगी तो इसका मतलब ये किसका सब्जेक्ट मैटर बन जाता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट या सोगा भी आप बोलते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जितनी है उनका सेल कहाँ होगा? सोगा में होगा। हालांकि टीपीए मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात करती है, लेकिन सेल वाले ट्रांजैक्शन में टीपीए केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ही हमने कहा तो इसका मतलब लैंड, बिल्डिंग्स, बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ लैंड, टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों ये हो सकती है। यानी दिखने, छूने, महसूस होने वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और इसके विपरीत भी प्रॉपर्टी इसमें शामिल हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कंसिडरेशन मस्ट बी एज ए प्राइस, यानी जब कंसिडरेशन की बात की जाएगी सेल के ट्रांजैक्शन में टीपीए में, तो ये हमेशा मनी के रूप में होना चाहिए, यानी धन के रूप में होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट बी मनी इफ कंसिडरेशन कंसिस्ट ओनली ऑफ अनदर प्रॉपर्टी इट इज़ एन एक्सचेंज, तब ये एक्सचेंज बन जाएगा और सेल नहीं रहेगा। इसी पॉइंट पे एक केस लॉ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, और ये 1968 का सुप्रीम कोर्ट का केस है।
कोर्ट ने क्या कहा, वेयर कंसिडरेशन इज अनदर प्रॉपर्टी एंड नॉट मनी द ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज नॉट ए सेल। तब वो विक्रय न होकर के क्या बन जाएगा, विनिमय बन जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट यानी पैसा देने का तरीका क्या होगा, तो ये तत्काल यानी पेड इमीडिएटली, उसके लिए प्रॉमिस किया जा सकता है, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस। इसका मतलब मान लीजिए 100 रुपये का मूल्य था, तो मूल्य तो डीड में बता दिया गया, लेकिन पार्टी ने उस का पेमेंट दूसरी पार्टी से कहा कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, मेरा पेमेंट नेक्स्ट मंथ आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। या उसने कहा कि मैं आधा तुम्हें दे रहा हूँ, आधा यानी 50 रुपये तुम्हें तत्काल दे रहा हूँ, 50 रुपये बाद में दे दूंगा। या उसने 100 रुपया वहीं पे तत्काल उसे दे दिया। तो तीनों तरीके से पेमेंट इसका हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र, तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र के लिए हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी देखना पड़ता है और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी भी देखना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो 100 रुपये या अधिक की है या रिवर्जन है, अभी रिवर्जन की बात नीचे करेंगे हम लोग, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के मामले में ओनली बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू लेस देन 100 है, तब ये बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या केवल पोजीशन को डिलीवर करके भी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो 100 रुपये से नीचे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए रजिस्टर्ड सेल डीड ही तैयार की जानी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, टीपीए की सेक्शन 25 में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 में लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की बात की गई है। अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। जैसे सेक्शन 23 और 25 में बताया गया, फ्रॉडलेंट हो, इलीगल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, तो ये सभी इलीगल होंगे, ये वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जिस्टिंग ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है या जिस ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एग्जिस्ट करती हो, यानी फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं या आपको गिफ्ट में मिलने वाली है या सक्सेशन में मिलने वाली है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और दूसरा, पीछे हम लोगों ने सेक्शन 6 में बात की थी कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, यानी किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो जिस प्रॉपर्टी का सेल हो रहा होगा वो ट्रांसफरेबल नेचर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5 to 9 मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड, यानी जो सेक्शन 5 से लेकर के 9 तक की जितनी भी बातें हैं वो सभी भी उनका भी पालन किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यूवर्स यानी जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रहा हो, एक्ट ऑफ पार्टीज़ यानी पार्टी के कार्य के द्वारा हो रहा हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए लेकिन आप उसके ट्रांसफ़र की बात फ्यूचर में कर सकते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको 2 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा, ऐसा पॉसिबल है। और ये प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी भी बिलोंगिंग्स होंगी वो भी प्रॉपर्टी के साथ दे दी जाती हैं। अगर कोई अलग से उसके विपरीत कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन नहीं है तो प्रॉपर्टी की सभी बिलोंगिंग्स उसके साथ जाती हैं, ये भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मकान बेच रहे होंगे तो उसके दरवाजे खिड़कियाँ मकान के साथ जाएंगे, कोई मशीनरी है तो उसके पार्ट्स भी मशीन के साथ चले जाएंगे। मोड ऑफ सेल अंडर सेक्शन 54, अब ये जो हम लोगों ने ऊपर बात की थी तो वही बात अगर आपसे अलग से कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ट्रांसफ़र यानी सेल में ट्रांसफ़र का मोड क्या होता है, तो वही ऊपर वाली बात आपको यहाँ पे बतानी है। अब सेल ऑफ रिवर्जन, तो सबसे पहले रिवर्जन की बात करें कि रिवर्जन है क्या, क्योंकि ऊपर रिवर्जन की बात आई थी और कभी कभी अलग से रिवर्जन पूछ भी लिया जाता है। तो ए रिवर्जन इज़ ए फ्यूचर इंटरेस्ट रिमेनिंग विद द ओनर आफ्टर ग्रांटिंग लिमिटेड स्टेट सच एज लीज और लाइफ इंटरेस्ट। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने बी को अपना मकान, ये वाला अपना मकान इसने दे दिया रेंट पे, तो मकान का जो पोजीशन है, एंजॉयमेंट का राइट चला गया बी के पास, तो ए के पास क्या बचा, ए के पास बची ओनरशिप और पोजीशन के बिना ये ओनरशिप है, इसी बात को आप कहते हैं रिवर्जन। और जब इस रिवर्जन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो नया ओनर, मान लीजिए सी को ए ट्रांसफ़र कर रहा है इसका रिवर्जन, तो सी के पास क्या जा रहा है, ओनरशिप जा रही है, लेकिन पोजीशन और एंजॉयमेंट उसके पास नहीं जा रहा है। मैक्सिमम उसको क्या मिलेगा, बी से रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है पूरा कंसेप्ट रिवर्जन का। ए लीज हिज हैंड टू बी फॉर 15 ईयर्स, यानी ए ने बी को लीज दे दिया 15 साल के लिए। ए सेल्स हिज रिवर्जनी इंटरेस्ट टू सी, सी को ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज सी बिकम्स एंटाइटल टू पोजीशन, यानी जब 15 साल बीत जाएगा तब इसको पोजीशन मिलेगा, अदरवाइज केवल रेंट मिल सकता है और ओनरशिप इसके पास होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे रिवर्जन इफेक्टेड होगा, यानी प्रभावी कैसे होगा। तो सिंस रिवर्जन इज एन इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऊपर हम लोगों ने बात की थी,
सेक्शन 54 प्रोवाइड्स दैट सेल ऑफ रिवर्जन कैन बी इफेक्टेड ओनली बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी ऑफ पोजेसन इज अननेसेसरी बिकॉज द ट्रांसफर इज नॉट इन प्रेजेंट पोजेसन। यानी तत्काल पोजेसन कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेनेंट है और टेनेंसी के साथ ही वो ट्रांसफर हुआ है। राइट ऑफ परचेजर ऑफ रिवर्जन, तो इसका मतलब रिवर्जन के परचेजर को यानी क्रेता को मिला क्या, तो उसको मिल गई ओनरशिप ऑफ द रिवर्जन, राइट टू रिसीव रेंट सब्जेक्ट टू लीज टर्म्स, जैसा लीज में टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रेंट मिलेगा। राइट टू रिकवर पोजेसन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, जब लीज समाप्त हो जाएगी तब उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो पोजेसन ले लेगा। यानी जो पहला वाला ओनर था ए था, उसकी जगह अब सी रिसीव करेगा प्रॉपर्टी को, ये उसको मिलेगा सी को बायर के रूप में। ऑल राइट्स प्रीवियसली वेस्टेड इन द लेजर, यानी लेजर के रूप में जो कुछ भी राइट थे ए के पास वो सभी चले गए सी के पास। अब हम लोग अगर डिफरेंस करने की कोशिश करें एग्रीमेंट टू सेल और सेल की, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल की बात की थी, तो यानी जब आपने प्राइस लेकर के सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, उसको रजिस्टर्ड करा दिया, तो इसको हम कहते हैं सेल, यानी आपने ओनरशिप पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दी। और दूसरे केस में क्या होता है कि ओनर और जो इंटेंडेड बायर है वो दोनों मिलकर के इस बात के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि इन फ्यूचर इन टर्म्स कंडीशन पे हम लोग सेल करेंगे। जब सेल करेंगे इन फ्यूचर उसकी बात हो रही होती है, उस बात के लिए एग्रीमेंट हो रहा होता है, तो उसी को आप कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और सेल का मतलब कि आपने देन एंड देयर सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, यानी ओनरशिप सेलर से बायर के पास चली गई। तो अब इनका डिफरेंस क्या क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रोविज़न के बेस पे डिफरेंस करने की कोशिश करें तो सेल की बात की गई है सेक्शन 54 के फर्स्ट पैरा में, और एग्रीमेंट टू सेल की बात की गई है सेक्शन 54 के लास्ट पैरा में। और बेसिकली कहें तो लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट पैरा है वो इफेक्ट की बात करता है, और एग्रीमेंट टू सेल उसके नेक्स्ट बिफोर वाला जो पैरा है वो बात करता है। नेचर की बात करें तो जो सेल डीड तैयार होती है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन या उसको फॉलो किया जाना है इन फ्यूचर, और सेल में उसको आपने परफॉर्म कर दिया है। ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड सेल में, और ओनरशिप में ये ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्रिएट्स प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, यानी सेल के द्वारा स्वामित्व यानी सांपत्तिक अधिकार क्रिएट होता है, और यहाँ पे केवल संविदात्मक अधिकार सृजित होता है, यहाँ पे कोई प्रोप्राइटरी राइट क्रिएट नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेल में मोस्टली रिक्वायर्ड है, जैसे हम लोगों ने पीछे बात की कि 100 रुपये से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए मोस्टली ये रिक्वायर्ड है, हमेशा रजिस्टर्ड डीड से ही सेल होगा। रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, लेकिन मैंडेटरी यहाँ पे लॉ नहीं करता है इसको, लेकिन आप रजिस्टर कराएंगे तो ये इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट वर्ड, पूरे वर्ड के अगेंस्ट, यानी जो बायर है अब अपने उस राइट को पूरे वर्ड के अगेंस्ट यूज कर सकता है, क्योंकि राइट इन रेम जनरेट होता है सेल से। और जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो यहाँ राइट इन पर्सोनम जनरेट होता है, जिसका पालन किसके अगेंस्ट कराया जा सकता है, केवल जो दो पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट की, उन्हीं दोनों के द्वारा आपस में एक दूसरे के विरुद्ध इसको फॉलो कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कराया जा सकता है। रिस्क किसके पास होता है, तो चूंकि यहाँ पे ओनरशिप बायर के पास चली जाती है, इसलिए रिस्क बायर का होगा। इन फ्यूचर कोई भी लॉस होगा प्रॉपर्टी का तो, और यहाँ पे नॉर्मली रिमेल्स विद सेलर अंटिल सेल इज कंप्लीटेड। तो चूंकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ हो रहता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क हमेशा सेलर के पास होगा। रेमेडी क्या होगी, बायर बिकम्स ओनर, इसलिए सारी रेमेडी अब वो अवेल कर सकता है। और यहाँ पे रेमेडी इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और डैमेजेस, यानी जो पार्टीज़ हैं वो केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर सकती हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कराया जाए, या डैमेजेस की डिमांड कर सकती हैं, बाकी उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। पोजीशन की अगर बात की जाए तो मे और मे नॉट अ कंपनी सेल, यानी सेल के साथ पोजीशन का हमेशा जाना आवश्यक नहीं है, जैसा हम लोगों ने रिवर्जन की बात की। और यहाँ पे नॉर्मली पोजीशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में पोजीशन के साथ भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इस तरह से कंप्लीट किया हम लोगों ने सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब उससे रिलेटेड कुछ केस लॉस की बात की जाए तो नरनदास करसनदास का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट और चार्ज इन द प्रॉपर्टी, यानी एग्रीमेंट टू सेल की वजह से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, जैसा कि सेक्शन 54 का लास्ट पैरा बता रहा है। ओनरशिप पासेस ओनली अपॉन एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ,
यानी किसी दूसरे मैकेनिज्म से आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सूरज लैंड एंड इंडस्ट्रीज़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रॉपर्टी ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड थ्रू जीपीए, विल और एग्रीमेंट टू सेल, यानी इन सब मैकेनिज्म से ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होगा, ए रजिस्टर्ड सेल डीड इज द लीगली रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। विद्याधर के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वैलिड सेल मस्ट सेटिस्फाई द स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 एंड ओनरशिप पासेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। केवल सेक्शन 54 की जो रिक्वायरमेंट है उसी के द्वारा सेल कंप्लीट हो सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड सेल फ्रॉम एक्सचेंज होल्डिंग दैट कंसिडरेशन इज ए सेल मस्ट बी मनी प्राइस, यानी केवल इसमें मनी के रूप में जब प्राइस दिया जाएगा तभी ये सेल हो सकता है, अदरवाइज ये एक्सचेंज हो जाएगा, और यही दोनों का डिफरेंस है। अब इसके बाद कंक्लूजन की बात हम लोग करें तो सेक्शन 54 में जब ओनरशिप के ट्रांसफ़र की बात की जाती है एक्सचेंज ऑफ प्राइस के लिए, और अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो यहाँ पे अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है बल्कि इन फ्यूचर ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है, और सभी रिक्वायरमेंट जो हैं सेक्शन 54 की वो फुलफ़िल करके ही सेल कंप्लीट हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।